गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हम हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ग्राम। अधिकतर लोग अभी भी गाँवों में रहते थे और इन लोगों के जीवन में पहले के युग की अपेक्षा अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। आबादी बढ़ जाने से अब गाँवों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। गाँव सड़कों और पगडंडियों के जरिए एक से दूसरी से जुड़े हुए थे। नदी तट के गांवों के लोग नावों से आते जाते थे। प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता था जो ग्रामवासियों तथा राजा के लिए काम करता था और इसलिए वह राजा और किसानों के बीच एक कड़ी के समान होता था। राजा कुछ गांवों तथा भूमि का मालिक होता था। इस भूमि को जोतने के लिए मजदूर रखे जाते थे और मजदूरों को भी मजदूरी दी जाती थी। ये गांव का था। अब नगर की शुरुआत कैसे हुई थी? तो इस युग में और पहले के युगों में एक बड़ा अंतर था और वह था शहरों का विकास। पहले के युग में कुछ ही छोटे शहर थे, परंतु अब काफ़ी अधिक शहर और नगर बस गए थे। इनमें से कुछ नगर बड़े महत्व के थे और पुराने ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये नगर थे उज्जैनी मालवा में, प्रतिष्ठान उत्तरी दक्कन में, भृगु कच्छ गुजरात के भड़ोच में, ताम्रलिप्ति गंगा के मुहाने की भूमि पर और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, चंपा वैशाली तथा राजगृह बिहार में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास। इनमें से कुछ नगरों की खुदाई हुई है। पता चला है कि ये लकड़ी और ईंटों से बने हुए थे, इसलिए गांव से अधिक स्थायी होते थे। राजा का महल प्रायः पत्थर और लकड़ी का बना होता था और उसकी बढ़िया सजावट होती थी। शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारी केंद्रों तथा राजधानियों के इर्द गिर्द हुआ। आरंभ में शिल्प केंद्र ऐसे गांव थे जहां धातुकर्म, बढ़ईगिरी या बुनाई जैसे शिल्प ज़्यादा विकसित थे। जब आसपास के क्षेत्र में रहने वाले शिल्पकार या कारीगर एकत्र हो गए तो उनकी बस्ती धीरे धीरे शहर में बदलती गई। उन्होंने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि कच्चा माल प्राप्त करने में और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में उन्हें अधिक सुविधा होती थी। व्यापारियों का एक अन्य वर्ग उनके इस काम का संगठन करता था। व्यापारी गांव-गांव जाकर कताई करने वालों से सूत और बुनकरों से सूती कपड़ा इकट्ठा करते हैं और उन्हें गांव में ले जाकर बेचते हैं जहां उनकी मांग होती है। इस प्रकार कताई और बुनाई करने वाले अपने माल को गांव से बाहर ले जाकर बेचने के झंझट से बच जाते थे। व्यापारी भी खरीदे गए माल को बेचकर मुनाफा कमाते थे। सूत और कपड़ों के मामले में जैसा होता था वैसा ही अनाज दूसरी उपज के बारे में भी होता था। शीघ्र ही देश में व्यापार या माल का लेन देन विनिमय बढ़ गया। ठीक है, इसमें ग्राम हो गया, नगर हो गया। अब व्यापार कैसा था? तो विनिमय और मूल्य की एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आने से व्यापार सुगम हो गया था। यह नई व्यवस्था थी मुद्रा अर्थात सिक्के का चलन के पहले वस्तुओं का लेन देन या विनिमय होता था। जैसे एक गाय के बदले कपड़े की 10 गांठें या तेल के 5 घड़ों के बदले गेहूं के 2 बोरे। विनिमय के जरिए खरीदना और बेचना आसान नहीं था, परंतु सिक्कों को ले जाने में आसानी है। सिक्कों का चलन बढ़ा तो व्यापारियों की संख्या भी बढ़ी। इस युग में सिक्के तांबे या चांदी के अनगढ़ टुकड़े थे और इन पर चिन्ह पंच किए जाते थे। व्यापार के एक छोटे इलाके तक सीमित नहीं रह गया। गंगा की घाटी में पैदा की गई चीज़ें पंजाब से उस पार तक्षशिला भेजी जाती थी या विंध्य पर्वत के पार भृगु कच्छ भड़ोच के बंदरगाह को भेजी जाती थी, जहाँ से उन्हें जहाज़ों द्वारा दक्षिण भारत या पश्चिम एशिया को ले जाया जाता था। समाज। शिल्पकार और व्यापारी अपने जो संगठन बनाते हैं उन्हें श्रेणी कहते थे। चूँकि कारीगर साथ साथ रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे, इसलिए वे इतने अधिक घुल मिल गए कि एक जाति के समझे जाने लगे। बेटे अपने बाप का धंधा करने लगे, इसलिए जाति वंशानुगत हो गई। धीरे धीरे इनमें से प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग कानून बन गए। इन कानूनों को ब्राह्मणों ने स्थापित किया। इनमें कुछ कानून बड़े कठोर थे। एक जाति को न तो दूसरी जाति के लोगों के साथ खाना खा सकते थे, न ही अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकते। सैद्धांतिक रूप से वर्ण 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों से अलग एक 5वां वर्ग अछूतों का था, जिन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और नीच समझा जाता था। ऐसा समझा जाता था कि वे गंदे काम करने के लिए हैं, लेकिन यह कोई तर्कसंगत बात नहीं थी, क्योंकि टोकरियाँ बनाने वालों को भी नीच समझा जाता था। धर्मशास्त्रकारों ने उच्च वर्गों के आचरण के लिए नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं या आश्रमों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए था। दूसरे गृहस्थ
आश्रम में घर गृहस्थी बसाई जाती थी। तीसरे में वानप्रस्थ आश्रम में ध्यान चिंतन करने के लिए जंगल में रहना होता था। चौथे संन्यास आश्रम में तपस्वी और उपदेशक का जीवन बिताना पड़ता था। यह एक आदर्श व्यवस्था थी, परंतु पता नहीं कितने लोग इसका पालन करते थे। यहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचलन हुआ। धर्म के नाम आए तो यहाँ से फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचलन शुरू हुआ। धर्म, वैदिक धर्म अनेक कर्मकांडों तथा यज्ञों का धर्म हो गया था। कुछ लोग इन अनुष्ठानों से असंतुष्ट थे। वे लोग सोचते थे कि पूजा पाठ का दिखावा करने के बजाय सच्चाई, सदाचार और त्याग का जीवन व्यतीत करना अच्छा है। उनमें से कुछ सन्यासी हो गए और वनों में रहने लगे, क्योंकि वे एकांत में ध्यान चिंतन करना चाहते थे। उनमें से कुछ वनों से लौट आए और अपने विचारों को नगरों तथा गांवों में प्रचार करने लगे। इनमें से दो व्यक्ति जैन धर्म और बुद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। महावीर जैन धर्म के संस्थापक में से एक थे और गौतम ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महावीर लिच्छवी गणराज्य में और बुद्ध शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे। राजकुमारों की तरह उनका पालन पोषण हुआ था और सुख भोग की सभी मनचाही चीजें उन्हें सुलभ थी, परंतु दोनों ही दूसरों को देखकर दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने इस दुख को दूर करने का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। जैन धर्म। महावीर का जन्म ईसा 6ठी सदी में ईसा पूर्व वैशाली नगर में हुआ था। उन्होंने घर छोड़ दिया और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित उन प्रश्नों को हल ढूंढते हुए भटकते रहे जो परेशान कर रहे थे। 12 साल के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उनके प्रश्नों का हल खोज लिया है। उन्होंने पहले के 23 तीर्थकारों के उपदेशों का समर्थन किया और उनमें से अपने विचार भी छोड़ दिए। यह धर्म जैन धर्म कहलाया। महावीर का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने का कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम न करना। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उनके काम सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, इन त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिरत्न क्या थे, तो एक था सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। ये 3 रत्न पर आधारित होने चाहिए थे काम, ठीक है। इन्हें से उनका जीवन सदाचारी बन सकता है। उन्हें मनुष्य, पशु या कीट आदि किसी भी जीवन की हत्या करने की मनाही थी। इसी को अहिंसा कहा गया। यदि किसी का जीवन सदाचार पूर्ण होगा तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। यह सरल उपदेश था जिस पर कोई भी चल सकता था। महावीर ने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं, क्योंकि इस काल में संस्कृत का प्रयोग केवल उच्च जातियों के लोग ही करते थे। ये था जैन धर्म के बारे में। अब है बौद्ध धर्म के बारे में। महावीर के जन्म के कुछ साल बाद शाक्य कुल में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। वे कपिलवस्तु के पास के लुम्बिनी वन में नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास पैदा हुए थे। उन्होंने भी गृह त्याग किया और वर्षों तक तपस्वी की भांति घूमते रहे। तब उन्हें लगा कि उनके ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने जीवन की समस्याओं का हल खोज लिया है। उनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है और इसका कारण है सांसारिक चीज़ों से तृष्णा। अष्टांगिक मार्गों पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। इन 8 प्रकार के आचार विचार पर चलकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है और किसी चीज़ के अधिक चाह रखे बिना संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। बुद्ध ने भी अहिंसा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित ठहराया और पशुओं को अनावश्यक हत्या को अमानुषिक बतलाया। उस समय खेती बाड़ी के लिए पशुपालन का बड़ा महत्व था, इसलिए बिना कारण पशुओं की हत्या करना निरर्थक था। पशुओं के प्रति इसका दृष्टिकोण से शाकाहारी खान पान को बढ़ावा मिला। सदाचारी जीवन बिताने का उद्देश्य था मन को शुद्ध करना और निर्वाण प्राप्त करना। समझा जाता था कि निर्वाण प्राप्त करने के फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्ध भी वैदिक यज्ञों और लोगों के लिए जरूरी समझे जाने वाले विविध अनुष्ठान के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले महत्व का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ऊंचे वर्णों में वाले निम्न वर्णों वालों शूद्र तथा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बुद्ध ने विहारों की स्थापना की। विहार में वे स्थान होते थे जहाँ बुद्ध भिक्षु रहते थे और आराधना तथा धर्मोपदेश करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। ये विहार पाठशालाओं के भी काम करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी प्रायः कारीगर, व्यापारी, क्योंकि वे समझते थे कि इन धर्मों के अनुसार आचरण करना कठिन नहीं है। दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने अनेक संस्कारों और अनुष्ठानों से अपने धर्म को आचरण को कठिन बना दिया था। उन दिनों बौद्ध धर्म इस जटिल संस्कारों का विरोधी था, क्योंकि न केवल ये बड़े खर्चीले थे बल्कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे थे।
विशेषकर नगरों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक प्रचार था। भिक्षु जगह जगह नए विचारों का प्रचार करते फिरते थे, इसलिए बौद्ध धर्म जल्दी ही भारत के अनेक भागों में फैल गया। इसने भारतीय जीवन के प्रायः सभी पक्षों को प्रभावित किया। बौद्ध विहार शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। धनी व्यापारी बौद्धों को धन दान में देते हुए और सुंदर स्मारक बनवाते हुए इन्हें सर्वोत्तम शिल्पों से सजाया गया था। बाद में बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में भी ले गए और मध्य एशिया, चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को बौद्धों और जैनों ने अहिंसा के सिद्धांत को लोकप्रिय बना दिया। ये क्वेश्चन से कल जो हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था उससे और आज जो हमने कंप्लीट किया है इससे मिलकर सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे जनपद शब्द का अर्थ तो हमने कल ही पढ़ा था क्या है, 2 गणराज्य और 4 राज्यों के नाम ये भी हमने कल पढ़ा। सभी चीज़ें जो हमने कल पढ़ी है ये वही क्वेश्चन से आप करने की कोशिश करना। अगर मैं आंसर बताऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको सभी क्वेश्चंस का जवाब दे दूँगी। एक तो ये क्वेश्चन है 10, ये क्वेश्चन है 11 से लेकर 17 तक। इन क्वेश्चंस को आज जो हमने पढ़ा है, महावीर का जन्म कब हुआ, जैन धर्म की क्या शिक्षाएं थी, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ये सभी क्वेश्चंस आज हमने जो पढ़ा है उसी में से बनेंगे। इनको मिलान करना है ये भी करके देखिएगा। जो नहीं आता है वो पूछ लीजिएगा। ये हाँ या ना में उत्तर देना है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हमने अभी पार्ट में पढ़े हैं, तो ये सभी भी हम देख लेंगे। अगर जो नहीं आता है वो पूछ लेना। ये क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना। जो नहीं आता है वो मैं बता दूँ। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर को लिखने में फोकस होना चाहिए, जो आंसर राइटिंग के काम आते हैं। तो उससे लिखने की कोशिश करना अगर वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, मैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट बता दूँगी, आंसर लिख कर बता दूँगी एक बार। और अगर आपको जिसमें कुछ समझ नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब ज़रूर दे दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, अपने काम की लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर होगा हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।